गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्लियर। आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन। जब भी हमने केमिस्ट्री पढ़नी है तो वी हैव टू गो थ्रू विद द नंबर्स ऑफ केमिकल, लार्ज नंबर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन हमें केमिस्ट्री में पढ़नी है। क्लियर। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन है दे आर ऑकरिंग बाय अ केमिकल चेंज, उनमें कोई ना कोई क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। अब ये केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, उनके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं केमिस्ट्री में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब केमिकल्स के कॉम्बिनेशन होंगे तभी तो क्या होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन, ये केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, इनके लिए हमारे पास क्या है, टोटल 5 लॉज हैं। वेरी बेसिक और बहुत पुराने लॉज हैं। इनमें काफ़ी सारी टाइम टू टाइम क्या होती गई है, मॉडिफिकेशन होती गई। बहुत पुराने और बहुत बेसिक लॉ हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसमें लॉ पढ़ते हैं दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेटर ये लॉ बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बना, लेकिन स्टिल हम यही पढ़ेंगे। क्लियर, क्योंकि बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। क्लियर। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्लियर। देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। Then law of reciprocal proportion, and last is law of gaseous volumes. Clear? So these are the 5 laws. इसको ऐसे भी लिखते हैं, law of combining gaseous volumes। यहाँ सिंपल लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। क्लियर। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। क्लियर। या फिर इसको गे-लुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी बोला जाता है। क्लियर। तो दीज आर द 5 बेसिक्स लॉ। बहुत पुराने हैं और जो उस समय की डेफिनेशंस हैं उनमें स्टिल काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, लेकिन हमें वही डेफिनेशंस पढ़नी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड लास्ट इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, या जिसको गे-लुसिक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम भी बोला जाता है। क्लियर। तो इन लॉज को हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉ से, और वो लॉ कौन सा है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर। तो बेटा ये लॉ हमें क्या कहता है, ये लॉ हमें ये बताता है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज, चाहे आप कोई केमिकल चेंज हो रही है किसी रिएक्शन में या किसी सिस्टम में, या कोई फिजिकल चेंज हो रही है। क्लियर। तो जो मास ऑफ द रिएक्टेंट होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, जब भी कोई केमिकल या फिजिकल चेंज होगी तो रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए, जो पहले होता है दैट इज रिएक्टेंट और जो बाद में बनता है दैट इज प्रोडक्ट। क्लियर। तो जब भी कोई चेंज होती है तो रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। तो कह रहे हैं हमें ये लॉ क्या बताता है कि चाहे वो चेंज केमिकल हो या फिजिकल हो, जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास क्या आएगा, प्रोडक्ट। मतलब इन या ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज बिकम्स इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मास और प्रोडक्ट का जब आप मास चेक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब आप मास चेक करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा,
बराबर आएगा, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज में मास चेंज नहीं होता है, मास हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जो मास रिएक्टेंट का लोगे उतना ही मास किसमें बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल mass of the reactant is always equal to the product। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज होगी, जो टोटल मास होगा किसका, रिएक्टेंट का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या होंगे, बराबर। जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट का, चाहे कोई फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो। क्लियर। तो इसके हिसाब से अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल मास ऑफ मैटर। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना ही रिएक्टेंट और ना ही प्रोडक्ट के मास में कोई चेंज आ रहा है, ना रिएक्टेंट का मास डिक्रीज हो रहा है, ना प्रोडक्ट का मास कोई इंक्रीज हो रहा है। मास जितना है उतना ही रह रहा है। तो यहाँ से फिर हम लोग इसकी एक और डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं ना। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास कम हो रहा है, ना ही उनका मास बढ़ रहा है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, आल्सो एक डेफिनेशन और भी बन सकती है इसके अकॉर्डिंग कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। हमें इस डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो रही है कि इस केमिकल या फिजिकल चेंज में देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। इस केमिकल चेंज में कोई भी ना इसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ना ही हमारा मैटर क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि अगर मैटर डिस्ट्रॉय होगा तो वेट कम होगा, है ना, तो उसका मास क्या आएगा, कम आएगा, और अगर क्रिएट होगा तो मास ज़्यादा आएगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है तो या तो उसमें केमिकल चेंज आता है या तो उसमें फिजिकल चेंज। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो रही है तो आइदर या तो वो फिजिकल चेंज से होगी या उसके अंदर कोई केमिकल चेंज होगा, तभी वो चीज़ पॉसिबल होती है। क्लियर। तो अगर फिजिकल और केमिकल चेंज में अगर इस लॉ की बात हम लोग सही माने, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा किसके बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट के। तो मतलब रिएक्टेंट से जब कन्वर्जन हो रही है प्रोडक्ट की तो ना ही कोई मास इंक्रीज हो रहा है, ना ही कोई मास डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है ना ही मैटर क्रिएट हो रहा है, ना ही मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि मास किसका होता है, मैटर का होता है। क्लियर। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द, है ना। इन दोनों डेफिनेशन की बेस पर हमने ये पढ़ा कि मैटर की ना तो क्रिएशन होती है, ना ही वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। क्लियर। तो इस लॉ को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, है ना। एंड दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। अच्छा, हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में कभी भी मास जो है वो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का चेंज नहीं होता है। मतलब जो मास रिएक्टेंट में होगा वही हमें किसमें मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने दो चेंजेस की बात की है, फिजिकल और केमिकल। या तो चेंज आपकी क्या हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, या फिर आपकी क्या हो सकती है, केमिकल हो सकते हैं। क्लियर। तो अब हम इस लॉ को वेरीफाई करेंगे बाय कुछ
एक्सपेरिमेंट, बाय सम एक्सपेरिमेंट्स हम क्या करेंगे, इन लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन मैटर अंडरगोज ए फिजिकल चेंज। क्लियर। अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेंगे जिसमें मैटर क्या करेगा, अब एक फिजिकल चेंज करेगा, मतलब अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो इस लॉ को इलुस्ट्रेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हम लोग ऊपर लिख सकते हैं द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स इलुस्ट्रेट, यहाँ आप लोग कह सकते हो कि वेरीफाई दिस लॉ। क्लियर। तो पहला हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें मैटर किस में जाएगा, फिजिकल चेंज, मतलब वो फिजिकल चेंज करेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क आप सबने देखी होगी अपनी लैब में, इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से होती है आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क। सबने ये फ्लास्क देखी होगी, दिस इज कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है। तो ये कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, आइस डाल देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से कॉर्क के साथ बंद कर देंगे। क्लियर। हम लोगों ने क्या करा, एक कॉनिकल फ्लास्क ली और उसको कॉर्क के साथ क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्लियर। इस कॉनिकल फ्लास्क को हमने कॉर्क के साथ बंद कर दिया। तो जैसे ही आइस डाली तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे। करना क्या, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। कॉनिकल फ्लास्क लेनी है, उसके अंदर आइस डालनी है और उसके ऊपर कॉर्क लगा देनी है ताकि आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट होके, या आइस वाटर की फॉर्म में इवेपोरेट होके बाहर, वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट होके बाहर ना जाए। तो एक कॉनिकल फ्लास्क ली, उसके अंदर आइस डाली, ऊपर से कॉर्क के साथ उसको फिट कर दिया और फिर करेंगे इसका वेट। तो जो भी वेट आएगा उसको नोट करेंगे और उसके बाद इसको जेंटली क्या करेंगे, जेंटली हीट करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको हीट करेंगे, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं, बिल्कुल नॉर्मली क्या करेंगे हीट। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे इसको कन्वर्ट होने के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है रूम टेम्परेचर पर जो आपकी आइस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है वाटर में। क्लियर। तो जैसे ही सारी आइस वाटर में चेंज हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, देन उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका वेट। क्लियर। या ऐसे कर लीजिए कि हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था कभी, तो क्या हुआ, पहले आइस ली, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वेट करा, जो भी वेट आया उसको नोट करा, उसके बाद जब वो वाटर में चेंज हो गया तो फिर उसका वेट करा हमने फिर से। तो रिजल्ट क्या मिला कि दोनों केस में जो वेट था या जो मास था, वेट की वो बोलेंगे यहाँ पे, जो वेट था वो क्या था आपका, सेम आया। मतलब दोनों केस में जो वेट है, जो मास था वो क्या आया, सेम आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये फिजिकल चेंज है ना, आइस सॉलिड फॉर्म में होती है और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जैसे ही एक फिजिकल चेंज आया तो दोनों, जब हमने ऑब्जर्वेशन की, दोनों केस में जब हमने मास नोट किया तो मास क्या था, सेम था। तो इसका मतलब है फिजिकल चेंज में क्या हुआ, मास चेंज नहीं हुआ। जितना मास हमने रिएक्टेंट का लिया उतना ही मास किसका निकला, प्रोडक्ट का, क्योंकि जो स्टार्ट में होता है वो रिएक्टेंट और जो बाद में बनता है वो प्रोडक्ट। तो फिजिकल चेंज में तो हम वेरीफाई कर लिया कि भाई मास चेंज नहीं होता है। अब हम एग्जांपल करेंगे एक केमिकल चेंज में। क्लियर। अब हम बात करेंगे व्हेन मैटर अंडरगोज ए केमिकल चेंज। क्लियर। अब हम लोग वो एग्जांपल लेंगे जिसमें मैटर क्या करेगा, केमिकल चेंज करेगा, मतलब वहाँ पे क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन। देखिए हम लोग यहाँ पे जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जो केमिकल चेंज हम लोग कराएंगे उसमें हम लोग दो केमिकल कंपाउंड लेंगे। एक हमारा क्या होगा यहाँ पे NaCl और दूसरा हमारा क्या होगा AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। ये दो कंपाउंड लेंगे हम लोग, दोनों क्या होंगे आपके एक्वस, मतलब हमने वाटर में इनको डिजोल्व करा हुआ है। क्लियर। तो दोनों एक्वस होंगे। क्लियर। तो ये दो सॉल्ट के बीच में हमने रिएक्शन करानी है और ये रिएक्शन हम लोग एक स्पेशली डिजाइन ट्यूब में कराते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडोल्स ट्यूब। क्लियर। क्या बोलते हैं, लैंडोल्स ट्यूब। क्लियर। एक साइड हम लोग डाल देंगे क्या, NaCl और दूसरी साइड हम लोग भर देंगे क्या, AgNO3।
3। क्लियर, एक साइड हमने एक लिम्ब में हमने क्या भर दिया, एक लिम्ब में हमने क्या भर दिया, लिम्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, लिम्ब, दोनों क्या बोलेंगे, लिम्स। क्लियर, तो एक लिम्ब में हमने क्या भर दिया, NaCl, और दूसरे में हमने क्या भर दिया, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ के एच शेप ट्यूब भी बोलते हैं इसको। क्लियर, क्या नाम क्या है इस ट्यूब का, लैंडोल्स ट्यूब। क्लियर, यहाँ इसको एच शेप ट्यूब भी बोलते हैं, एच की तरह दिख रही है आपको, यहाँ सेंटर से पकड़ेंगे ऐसे 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 इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, पासिंग पॉइंट है, जब आप शेक करोगे तो यहाँ का कुछ केमिकल कंपाउंड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ का कुछ केमिकल कंपाउंड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दोनों केमिकल कंपाउंड आपस में क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे ही ये दोनों केमिकल कंपाउंड आपस में मिक्स होंगे तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्लस NaNO3। जैसे ही आप दोनों को मिक्स करोगे तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ AgCl, जो कि क्या किस फॉर्म में बनेगा, सॉलिड फॉर्म में, और ये रहेगा एक्वस फॉर्म में। आप कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे AgCl बन गया है, इसके जो जैसे ही AgCl बनेगा तो यहाँ पे वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे आपको, वाइट कर्डी, छोटे छोटे से वाइट प्रेसिपिटेट दिखेंगे, कर्डी, कर्ड की तरह वो प्रेसिपिटेट्स होंगे जो आपको दिखेंगे, जो कि आप बताएंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई है। अब हम लोग मास कैसे चेक करेंगे, जैसे ही हम लोगों ने सेपरेट NaCl और AgNO3 को डाला तो वेट कर लेंगे, क्या, जैसे ही सेपरेट सेपरेट लिम्स में डालेंगे तो इस ट्यूब का वेट करेंगे, जो भी वेट या मास होगा उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद शेक करेंगे, जैसे ही ये मिक्स हो जाएगी आपको वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट दिख जाएंगे, तो क्या मतलब रिएक्शन हो गई है। जैसे ही रिएक्शन होगी तो मतलब केमिकल चेंज होगी, और जैसे ही केमिकल चेंज हुआ उसके बाद फिर से आप इसका जब वेट नोट करोगे, तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट करा, वेट नोट करा, तो हमें क्या दिखा कि भाई जो मास पहले था रिएक्शन होने के, वही मास क्या आया, रिएक्शन होने के बाद आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल चेंज में भी आपका जो मास था वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा, सेम रहा, चेंज नहीं हुआ। क्लियर, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चल गया कि केमिकली भी जब कोई केमिकल चेंज भी होता है तो तब भी हमारा जो मास है जो वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वो क्या रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। पहले का जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन होने के बाद भी हमें देखने को मिला। क्लियर, अब एक हम लोगों ने छोटा सा नोट लिखना है, नोट में मैंने एक बात आपको बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लॉज बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और ये लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये लॉ जो अभी हमने पढ़ा, ये 1789 में ये लॉ हमें मिला था, और ये लॉ दिया किसने था हमें, हमने स्टार्टिंग में मिस कर दिया, एंटोनी लैवोसियर। क्लियर, इन्होंने ये लॉ दिया, उनका नाम क्या था, एंटोनी लैवोसियर। क्लियर, इन्होंने हमें ये लॉ दिया था और 1789 का ये लॉ है, तो आप देख सकते हो कि ये लॉ जो है वो काफ़ी पुराना है। क्लियर, तो अब जैसा कि उन्होंने बोला कि फिजिकल और केमिकल चेंज में हमेशा मास क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे रिएक्शंस हमारे पास थी जहाँ पे जब हम वो रिएक्शन करवा रहे थे तो जो मास हम लोग रिएक्टेंट में ले रहे थे उतना मास हमें प्रोडक्ट में मिल नहीं रहा था। प्रोडक्ट में मास क्या मिल रहा था, हमें कम मिल रहा था, और वो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। हमने क्या नोट करा कि जब भी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कराते थे तो जितना मास हम लोग रिएक्टेंट का लेते थे उतना मास हमें प्रोडक्ट में नहीं मिलता था। तो फिर क्वेश्चन आ रहा था कि वेयर इज द मास लॉस, वो जो मास लॉस हुआ वो कहाँ गया, है ना, क्योंकि इस लॉ की जो आपने अभी पढ़ा अगर उसकी माने तो मास तो सेम रहना चाहिए था, तो फिर ये जो मास लॉस हो रहा था ये जा कहाँ रहा था, ये सवाल अराइज हुआ। क्लियर, तो फिर इस सवाल का जवाब हमें किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। क्लियर, इस सवाल का जवाब हमें किसने दिया, आइंस्टाइन ने। क्लियर, तो आइंस्टाइन जी ने एक इक्वेशन दी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उन्होंने एक इक्वेशन हमें दी थी, वो इक्वेशन क्या था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्लियर, इन्होंने हमें क्या दिया, एक इक्वेशन दी, वो इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और इस इक्वेशन से पहले उन्होंने क्या बोला कि भाई जो ये मास है
ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है ना। अगर लॉस हो गया तो मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो तो लॉ गलत हो गया। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि भाई ये जो मास आपको कम आ रहा है ये कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, मास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, और वो दूसरी फॉर्म कौन सी थी? एनर्जी थी। क्लियर? तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो मास लॉस हो रहा है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब जो मास लॉस हो रहा था वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें? एनर्जी में। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या बोला कि दिस मास, आइंस्टाइन ने क्या बोला कि दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्या बोला इन्होंने? कि दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इन्होंने क्या बोला कि दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। उन्होंने क्या बोला कि ये जो आपका मास था ये कन्वर्ट हो रहा था किसमें? एनर्जी में। और इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसको एनर्जी मास इक्विवेलेंस भी बोला जाता है। फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आप इस इक्वेशन को पढ़ोगे। क्लियर? तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर मतलब मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो मास लॉस हो रहा था वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दिस E इज व्हाट? एनर्जी। दिस m इज व्हाट? मास जो लॉस हुआ था। ये क्या है? E एनर्जी। एंड दिस C इज व्हाट? velocity of light. This C is what? Velocity of light. Clear? And m is the mass loss and E is the energy. Clear? तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि मास लॉस कहीं नहीं हो रहा, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एनर्जी में। क्लियर? तो मास कैन बी कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी। क्लियर? तो उसके बाद फिर इस लॉ का नाम जो है वो चेंज हो गया, और लॉ का नाम क्या रखा गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक? तो लॉ का नाम चेंज करके क्या रखा गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया, और उसका नाम क्या रखा गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फिर नई डेफिनेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the mass and energy is interconvertible। क्लियर? कि जो मास एंड एनर्जी है वो क्या होती है? इंटरकन्वर्टिबल होती है। द मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, मतलब वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। मास एनर्जी में चेंज हो सकता है और एनर्जी मास में चेंज हो सकती है। क्लियर? द मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, but the total mass and energy, the total mass and energy during any physical or chemical change is always constant। क्लियर? इन्होंने क्या बोला कि भाई मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट द टोटल मास ऑफ द टोटल सम ऑफ द, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, द टोटल मास एंड एनर्जी, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है और जितना मास बचा है, दोनों का जब आप सम करोगे रिएक्टेंट के केस में और प्रोडक्ट के केस में हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर? तो मास एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी, सपोज किसी रिएक्टेंट में अगर मास लॉस हो गया, या ऐसे कहिए कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो कितना मास प्रोडक्ट में बना है और कितना मास रिएक्टेंट का जो था वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, दोनों को ऐड जब आप करोगे तो वो हमेशा क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। मतलब जितना मास आपने रिएक्टेंट का लिया, मान लिया कि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, क्लियर? तो जितना मास हमने रिएक्टेंट में लिया और जितना मास हमें प्रोडक्ट में मिला, प्लस जितना मास एनर्जी में
कन्वर्ट हो गया था, जिसको हम लोग मास लॉस कह रहे थे, तो इन दोनों का सम हमेशा रिएक्टेंट के मास के क्या आएगा, बराबर आएगा। सपोज आपने थोड़ा सा मास लिया रिएक्टेंट में और जब प्रोडक्ट बना तो उसका मास थोड़ा सा कम आया किससे, रिएक्टेंट से, तो जो मास कम आया मतलब थोड़ा सा मास लॉस हुआ, या वो लॉस नहीं हुआ एक्चुअली, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में। तो वो जो मास प्रोडक्ट में बना और वो जो मास रिएक्टेंट का एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, दोनों को जब आप ऐड अप करोगे तो दोनों का सम जो है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास किसमें होगा, प्रोडक्ट में होगा। क्लियर? तो द मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्लियर? आई होप आपको ये फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लॉ हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड कमेंट करके मुझे बता देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद।